भारत देश की आज़ादी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। अब ये दो की बात करें, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस थे, यानी कि अहिंसा में मानते थे, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो वायलेंस में मानते थे। तो ये क्यों था ऐसा? लाइक अभी भाजपा है, कांग्रेस है, दोनों की सोच अलग है। इस दुनिया में हम समझते देवता भी हैं, और इस दुनिया में हम समझते हैं दानव यानी कि राक्षस भी हैं। अगर आप अच्छे हो तो आप हमेशा सामने वाले को बुरा समझते हो, और जो बुरा है वो हमेशा उसके सामने वाले को अच्छा समझता है। पर बुरे की दृष्टि वो अच्छा है और सामने वाला बुरा हो जाता है, ये एक फर्क हो जाता है। पर इस दुनिया के अंदर हमेशा दो पक्ष है, एक पक्ष तो एक विपक्ष हम कहते हैं। तो वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, हिंसा और अहिंसा, ये दोनों के आधार पर भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे भारत देश के सेवक थे जिसने भारत देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। पर यहाँ पर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद को जो पूरा ग्रुप था उसमें शहीद भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, है ना, बहुत सारे लोग थे जो वायलेंस करते थे। जब गांधी जी वो सब लड़त करने के लिए भारत देश में उसने अपनी चळवळ, क्रांतिकारी कार्य शुरू किया, तो उस टाइम पे ये सब छोटे छोटे थे। एंड उस वक्त गांधी जी ने बहुत अच्छा योगदान शुरू किया, दैट इज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं असहकार आंदोलन। कि अगर आपको कोई किसी को आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर क्या उसको मज़ा आएगा, है ना। और ये कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, और जो छोटे थे ये सब लोग तो उसको ये मूवमेंट बहुत अच्छी लगी। एंड वो भी यानी कि शहीद भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो लोग इन लोगों के साथ में ही थे। पर हुआ जलियांवाला हत्याकांड और कितने सारे लोग उसमें मरे। गांधी जी ने ये वायलेंस के सामने लोग वायलेंस पे ना आ जाए, इसके कारण से उसने असहकार आंदोलन बंद कर दिया। एंड फिर दो प्रणाली खड़ी हुई कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, देखो गांधी जी क्या कहते थे कि आपके गाल पे अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे, दूसरा गाल रख दो, दूसरे पे तो तीसरा, ये आपका कार्य होना चाहिए। पर अगर कोई पागल है, कोई संकी है, कोई क्रेजी है, तो वो वाला बंदा क्या करेगा, वो कंटिन्यूस आपको मारता ही रहेगा, परेशानी करता रहेगा, और ऐसे लोगों को मारना बहुत ज़रूरी है। लाइक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके अंदर जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था, और जनरल डायर ने कंटिन्यूस 5000 गोलियां चलाई, और उसमें करीबन 1500 से 1800 लोग मरे। कुछ दीवार चढ़ रहे थे तो उसको गोलियों से मारा, तो कुछ वहाँ पर एक कुआं था उसके अंदर गिर के मर गए। तो ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ था ये, एंड ब्रिटिशर्स ने वो जनरल डायर को बुलाया कोर्ट में हाजिर, भाई आप आओ, और हमने आपको हुक्म नहीं दिया और विदाउट परमिशन आपने ऐसा क्यों किया। तो जनरल डायर ने बोला, क्योंकि वो क्रेजी था, पागल था वो, और उसने बोला कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 5000 गोलियाँ थी, अगर 10,000 होती तो मैं और मारता। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधी जी का नियम नहीं चलेगा कि आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे एंड आपको उसको दूसरा थप्पड़ मारने, वैसे लोगों को दो खींच के मारने में ही बुद्धिमानी है। तो कुछ ऐसे लोग जो क्रूअल है, घातकी है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, और ऐसे लोगों की एक अलग पलटन खड़ी हुई, और वो पलटन, वो ग्रुप जो क्रांतिकारी दल था, वो शहीद भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, उन सब के ग्रुप में मेंबर थे। तो इसके कारण से भारत देश की आज़ादी के अंदर ये सभी लोगों का सपोर्ट था, है ना। अब आपका नज़रिया कैसा है, ऐसे आपको भारत देश की आज़ादी दिखाई देती है। यहाँ पर हम नज़रिया बात कर रहे हैं, मैं यानी कि सद्गुरु चरण अवस्थी, मैं लेखक हूँ, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा भाई, ये छोटा भाई, और मेरे छोटे भाई के जो मित्र थे वो आप यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद हो। तो आप दोनों मित्र हो, तो ये मुझे अपना अग्रज समझता है, बड़ा भाई समझता है, तो आप भी हमेशा मुझे क्या समझते हो, बड़े भाई समझते हो। जितना ये मुझे मान सम्मान देता है उतना ही आप भी मुझे मान सम्मान देते हो। तो यहाँ पर हम कोई आत्मकथा नहीं समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ हमें समझना है कि भारत देश की आज़ादी के अंदर
जो मैं यानी कि मैं गांधी जी को फॉलो करने वाला बंदा था, यानी सदगुरु चरण अवस्थी, और सदगुरु चरण अवस्थी में जो गांधी जी को फॉलो करते थे, और ये यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हिंसा में बिलीव करते थे, पर फिर भी हम एक दूसरे को मिलते थे, बातचीत करते थे। और मैं अपनी लाइफ में जितना भी तुम्हें समझ पाया वो इस चैप्टर में आपको बता रहा हूँ। मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहा हूँ कि इसका जन्म यहाँ पर हुआ, उसकी मम्मी यहाँ पर है और उसके पापा ये है, फिर उसने ये काम किया, ये पढ़ाई की, इतने मित्र, इतने बच्चे, इतने बीवी, ये सब नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने नज़रिए से यानी कि सदगुरु चरण अवस्थी अपने नज़रिए से कितना आपको जान पाया। तो वो जो थोड़ा बहुत मेरी लाइफ में आपका इन्वोल्यूशन था वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। कहते हैं शुरुआत में ही सदगुरु चरण अवस्थी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को स्वर्गीय कहेंगे तो शायद में चोट लगेगी, न जाने उसकी स्मृति मतलब उसकी याद आज भी क्यों सजग हो उठती है। जैसे ही मुझे उसकी याद आती है तो एकदम ऐसा खड़ा हो जाता है कि वो अभी डेथ नहीं हुई है, वो शहीद नहीं हुए हैं, वो अभी भी हमारे बीच में है। भूलना वैसे एक महान गुण है। भूल जाना अच्छी आदतों में से एक है कि जाओ ना, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, है ना। याद करते रहोगे बार बार तो आपको परेशानी होने वाली है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो भूलना एक अच्छा गुण है, पर ये समय का विस्तार भी है। स्मृति के बोझ पर वो विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देहों में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते भी है, भरते भी है। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पे लगा हुआ आघात और विस्मृति के सहारे ही ठीक हो जाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। जीवन के अंदर देखो भूलना अच्छी बात है, तो कुछ ऐसी यादें लाइक समझ लो कि आप छोटे थे और आपको खरोच आ गई, भाई ने मार दिया था, चाचा ने मार दिया था, गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, तो जो घाव आप देखते हो ना तो वही चीज़ आपको बार बार याद आती है। उसमें कुछ अच्छी भी बातें होती, कुछ बुरी बातें होती। अच्छी बातें उस बुरी बातों के साथ फ्री में होता है। पर अगर अच्छी बातों को बार बार याद करना एक अच्छे गुणों में माना जाता है, पर अच्छी गुणों को मतलब अच्छी बातें होते हैं ना उसको कहते हैं संस्मरण, अच्छी यादें। और अच्छी यादों को याद करना हमें पुस्तकों में विद्वानों के साथ, साधु संतों के साथ बैठोगे तो इसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग से और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो अपने अपने लोग घाव प्रतिदिन कुरेदते रहते हैं और जीवन कोढ़ की खाज बन जाता है। कोढ़ एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की खुजली बार बार आना या वाइट स्पॉट जैसा बीमारी हो जाना। वो ऐसा है कि आप उसको खुजाओगे तो मीठा लगता है, अच्छा लगता है। कभी कभी देखना मच्छर काट जाता है तो खुजाने में मज़ा आ रहा है, पर आप देखोगे तो वहाँ पर लाल हो गया है, फिर धीरे धीरे खून आ रहा है, फिर फोड़ा जैसा बन जाता है। तो जैसे खुजाने की कोशिश करते हो तो अच्छा लग रहा है, पर ऐसा नुकसान हो रहा है। तो कभी कभी स्मृतियाँ ऐसी होती है, यादें, इसको याद करते हैं तो साथ साथ में वो दुख भी थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें याद के बारे में बताया गया है। क्षण आते हैं और क्षण चले जाते हैं, उसके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती है और धुलती भी चलती है। धुले हुए पावट के भीतर से भी कुछ आकार जागकर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के आकार भी होते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और ये आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो, वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थिति धन्य है जिसकी अमिट छाप क्षणों का भंडार है। उसके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन के संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हमेशा हुआ करती है। इस तरह से अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छी यादों को बार बार याद करोगे, एक प्रकार का सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा ही है, सुख हम किसको कहते हैं? हम काम करते हो सुख है कि हम आराम करते हो सुख है? सुख की डेफिनेशन ये है कि 12 खत्म हो गया, फिर हम 12 के बाद जो हम घूमने गए थे वहाँ पर क्या था, तो पहाड़ की चोटी के ऊपर एक मस्त अच्छी सी जगह थी, तो वहाँ पर 1.5 घंटे तक बैठे थे, 3 घंटे तक बैठे थे, बस वो अच्छी याद है, हम उसको सुख कहते हैं। तो हम प्राप्त करना तो वो चाहते हैं, और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें, है ना? पूरा साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट आता है 95%, बस वो छोटा सा वो सुख है, हम उसके लिए भाग रहे हैं।
है ना। तो जीवन में वो जो आपने 90% प्राप्त किया उसके पीछे बहुत बड़ा दुख भी था, वो फ्री में आया कि रात रात में बैठ के हम पढ़ते थे, सर टीचर की डांट सुनते थे, कभी कभी कम मार्क्स आ जाते थे तो इतना सारा सुना देते थे, है ना। मित्र जो है वो परेशान करते थे, ये दुख है। और दुख के बाद इन सब से फाइट की, फिर हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो सुख इतना सा है, उसके पीछे दुख फ्री में है। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे ही व्यक्ति है, ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति है, उसकी स्मृति मन का पुण्य है। मेरी न जाने कितनी बार उसे भेंट हुई होगी, है ना। सदगुरु चरणावस्थी कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर में उसको बहुत सी बार भेंट करना मतलब मिलना, जैसे भेंट का मतलब उपहार भी होता है, गिफ्ट भी होता है, तो यहाँ पर भेंट हुई मतलब बातचीत हुई। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण से वे मुझे हमेशा भैया या बड़े भैया की तरह एक अग्रज का भाव, अग्रज मतलब बड़े, और छोटा को कहेंगे अनुज, तो दैट इज अनुज और मैं अग्रज। तो आप मुझे क्या समझते थे, तो मैं आपको क्या समझता था, अनुज, ठीक है। तो वो मुझे हमेशा बड़े भाई कहते थे। कभी मुझे किसी के घर में, तो कभी रोड पे यानी कि सड़क पे, तो कभी रेलवे स्टेशन पे, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में भी मुझे मिल जाते, वो हमेशा मेरे प्रति एक अग्रज का, एक बड़े भाई का सम्मान प्रतिष्ठित करते रहे। वैसे ये क्रांतिकारी दल था, और क्रांतिकारी दल हमेशा कॉर्डवर्ड बातें करते हैं, इशारों की बातें करते हैं, अपना जो भी आगे का कार्यक्रम या प्रोग्राम या आंदोलन होता है उसको गुप्त रखते हैं, सबको नहीं बताते। परंतु ये कैसे थे कि मुझे बड़े भाई, और ऊपर से मैं ऑपोजिट टीम था, बिकॉज मैं गांधी जी को फॉलो करता था, यानी अहिंसा, जबकि तुम हिंसा को फॉलो करते थे, तो हम दोनों तो ऑपोजिट ही हुए। पर फिर भी उसको इतना मेरे पे भरोसा था कि वो सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। इवन कभी कभी मैं नहीं चाहता तो भी मैं उसको अच्छी एडवाइस देता था, ऐसा। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े ही कृपण, मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे अपना समझकर मुझसे कभी कोई प्रकार का मतलब दूरियां नहीं रखी। उन्हें भय बिल्कुल ना था, वे निश्चित थे कि वे जीते जी कभी भी ब्रिटिशर के हाथ में नहीं आएंगे। वो हमेशा अपने पास एक पिस्तौल रखते थे, उसको हम कहते हैं तमंचा, गोलियां, है ना, तो देखते हैं कि वो हमेशा अपने पास कटी का मतलब कमर, कटी में लटकते हुए 2 माउजर वाली एक पिस्तौल रखते थे अपने कंधे पे, और उसमें कारतूस की पेटी, और उसका पूरा भरोसा था कि जिस किसी के घर में हम लोग ने उसे छिपा कर रखने की व्यवस्था करते थे, वो हमेशा निश्चित तौर पर उसे कहते थे कि आप कोई प्रकार की टेंशन ना लें, अगर ब्रिटिशर मेरे पे अटैक करेंगे तो मैं यहाँ से 4 गली या 4 घर दूर जाऊँगा, फिर मैं अपनी बंदूक निकालूंगा, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जिसके घर में उसको ठहराया जाता था उसको भी पूरा भरोसा दिलाते थे। इसलिए लिखा है कि उन्होंने स्पष्ट कह रखते थे कि मैं 4 घर दूर जाने के बाद ही मैं अपना तमंचा बजाऊंगा, जिससे जो आश्रय देने वाले होते उसको कहते हैं आश्रयदाता, उसके ऊपर भी कोई प्रकार की आपत्ति नहीं आती।